नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, पिछले 3 दिनों से क्लास नहीं आई है, हम थोड़ा ज़्यादा बीमार हो गए थे। यूँ समझ लीजिए पहली बार हमको 1.5 सालों में डर लगा कोरोना का। इतना ज़्यादा फीवर हो गया था, इंटेंसिटी बहुत हाई थी। हम घर आ चुके हैं, ये वीडियो आपके लिए घर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 3 दिन जो क्लास नहीं आई उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि यूपीएसआई तक पूरे एक आपको 27 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा देंगे, और जो भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट पॉलिटी के जैसे टॉपिक्स हमने आपको कराए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, हम सारी कराएंगे। इस बार हर हालत में यूपीएसआई निकाल के रहना है, ठीक है। तो जैसे सॉरी, अभी तबीयत काफ़ी गड़बड़ है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। और घर पे रहें तो हो सकता है कि बाहर की कुछ आवाज़ आ जाए, गाड़ी वगैरह या बच्चों की, तो उसको थोड़ा नेगलेक्ट करिएगा, अवॉइड करिएगा, ध्यान लगाइएगा पढ़ने में। हम ज़्यादा कोशिश करेंगे क्लास मिस ना करें, ठीक है। तो हमने देखी थी 13 दिसंबर की शिफ्ट 1 अभी देख रखी थी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं शिफ्ट 2। पिछली क्लास में हम लोग ने 10 क्वेश्चन देख लिए थे। 40 क्वेश्चन होते हैं जीएस के, जिसमें कि हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पिछली क्लास में देख लिए थे। आज देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल था हमारा देश का स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त। हमारा देश बहुत संघर्ष के बाद आज़ाद हुआ। अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, आपको मज़ा आ जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हमारे लोगों ने, बहुत सबका योगदान है, किसी एक का योगदान नहीं था, बहुत योगदान दिया। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। तो झंडा ऊँचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। और आप लोग ऐसा काम करेंगे, उम्मीद करते हैं कि आपका सीना भी गर्व से ऊंचा होगा और हमारे देश का झंडा भी हमेशा ऊंचा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का हमारी क्लास। आज की क्लास देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आ गया। पहला ही क्वेश्चन, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, हमने बोला ना स्वतंत्रता दिवस में किसी एक की भूमिका नहीं थी। गांधी जी का नाम तो आप याद करते, लेकिन किसने बुलाया था वो भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर इन्होंने राजी ना किया होता तो शायद गांधी जी आते ही ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। तो चलिए पहले इनका आप चेहरा देख लीजिए, फिर इसका आंसर बताते हैं। देखिए, ये हैं दीनबंधु चार्ल्स फेयर एंड्रूज, यानी कि CF एंड्रूज सार्टे बोलते हैं। ये एक्चुअली थे तो मिशनरी, एक इंग्लिश मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी थे, भारत आए हुए थे इंग्लिश का प्रचार करने बंगाल पे। बट ये सोशल एक्टिविस्ट भी थे, एजुकेटर भी थे, पढ़ाते भी थे, और ये भारत से काफ़ी लगाव हो गया था इनको। तो इन्होंने एक तरह से एक्टिविस्ट का भी काम किया, भारत के फेवर में काफ़ी काम किया। इन्होंने राजी करने में, गांधी जी को राजी करने में बहुत भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो ये है CF एंड्रूज, शॉर्ट में बोलेंगे CF एंड्रूज। पूरा नाम देखिए, इधर लिखा हुआ है दीनबंधु चार्ल्स फेयर एंड्रूज। अब देखिए, भारत ने इनके नाम पे एक पोस्ट स्टैम्प जारी किया, तो आप समझ सकते हैं 20 पैसे का उस समय, तो इसकी वैल्यू है। मतलब इन्होंने इनकी काफ़ी, इनके काम की वैल्यू है। अच्छा, आपको और क्वेश्चन क्या याद रखना है यहाँ से, गांधी जी भारत कब आए थे? तो आई होप कई लोग को पता होगा, नहीं पता तो देखिए 9 जनवरी 1915। दोनों चीज़ याद रखिएगा, ईयर भी और डेट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? NRI दिवस, क्योंकि गांधी जी उस दिन भारत लौट कर आए थे, ठीक है। NRI की अगर हिंदी में बात करेंगे तो प्रवासी भारतीय दिवस। जो लोग हमारे इंडियंस हैं जो विदेशों में काम करते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं, भारत की में फॉरेन करेंसी भेजते हैं, मतलब उनकी वजह से फॉरेन करेंसी काफ़ी आती है भारत में, तो उनको सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। इस वजह से प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं, NRI दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गलत लग रहा है, पढ़ने कोई मतलब नहीं। अगर आप लोग को इसका आंसर पता हो, आपको लगता है ये सही है, हमने यहाँ पर इसलिए लिख दिया कि हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए। इस करंट अफेयर तक के क्वेश्चन हमने मेंशन किया, आपने देखा होगा, इस वजह से कि आप जान सके करंट अफेयर किस किस फील्ड से पूछे गए थे। और ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये हमको गलत लग रहा था, तो इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है सही है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष वर्ष 1972 में स्थापित अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक है, जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। देखिए क्या बोला है, 1972 में अहमदाबाद में एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया था महिलाओं के लिए, जो महिला श्रमिक को बढ़ावा देता है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा है, खास बात है दुनिया का सबसे बड़ा। हिंदी में आई होप आप लोग को शायद दिक्कत हो, लेकिन अगर इंग्लिश में हम इसको आपको नाम बता देंगे तो आप लोग जरूर इससे परिचित होंगे, जानते होंगे। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेवा। फुल फॉर्म होता है इसका सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ठीक है। तो स्व कार्यरत वुमेन्स संघ, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, स्व कार्यरत महिला संघ।
ये इसका सही आंसर होगा। ये 1972 बना था अहमदाबाद में। इसके अंतर्गत क्या होता है, महिलाओं को मतलब जो उस समय थी 1972 और अभी तक ये चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा है, महिलाओं को अपने आप मतलब श्रम देना है, वो लोग को इंडिपेंडेंट बनाना, कुल मिला के इंडिपेंडेंट बनाना है महिलाओं को, इस वजह से ये शुरू हुआ था और उनके अधिकार देना था महिलाओं को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे, मतलब कि कब ये पास हुआ था, उस समय राष्ट्रपति कौन है, कुल मिला के ये बताना है। तो कई लोग को आई होप पता होगा, लोकपाल बिल बहुत ज़्यादा फेमस में रहा जब सरकार गिरी थी, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन था अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल पर इतना बड़ा धरना दिया था, तो आई होप आप लोग को पता होगा। लेकिन लोकपाल बिल पर कुछ क्वेश्चन आई आपसे पूछते हैं, इसका आंसर आपको बता देते हैं। प्रणब मुखर्जी साहब थे, 1 जनवरी 2014 को इन्होंने साइन किया, 1900 बोले सॉरी, 1 जनवरी 2014 को इन्होंने बिल पर साइन किए थे और लोकपाल बिल एज अ कानून बन गया था, एक एक्ट बन गया था। ठीक है, उस दिन से अधिनियम बन गया था। इस पर एक बार और यूपीएससी में आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोकपाल बिल को कितने बार पेश किया गया है पार्लियामेंट में, अपनी संसद में कितनी बार पेश किया गया, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। तो 11 बार देखिए टोटल हम लोग लोकपाल बिल को इसमें ला चुके थे अपने पार्लियामेंट में, और ये ला रहे थे हम 1968 से। आप लोग सरप्राइज होंगे, एक बिल लगातार 1968 से 11 बार आया संसद में और लगातार फेल हो रहा था। 11वीं बार ये पास हुआ 2013 में, मिस हो जा रहा है बार 2013 में जब लास्ट टाइम आया तब ये पास हुआ, और उसके बाद 1 जनवरी 2014 को इसको प्रणब मुखर्जी ने इसमें हस्ताक्षर कर दिया और ये बन गया क्या, एज एन एक्ट। लोकपाल बिल। अच्छा, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ऐसा क्या था कि इसको बार बार मतलब पार्लियामेंट में फेल हो जा रहा था। तो एक्चुअली इसमें एक ये भी क्लॉज था कि लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री पीएम का पद भी आ जाएगा। देखिए लोकपाल करता क्या है, सारे भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो पब्लिक ड्यूटी पर है, उसकी जांच कर सकता है किसी भी तरह की भ्रष्टाचार कर रहा है तो इसके अंदर पीएम का पद भी आता है। जी हाँ, ये चाह ले तो पीएम की भी जांच कर सकते हैं। और 2019 से शुरू हो गए, मतलब एक्टिव हो गया, और पिनाकी चंद्र घोष पहले इसके हेड बने लोकपाल। पहले लोकपाल अगर आपके क्वेश्चन आता है तो पीसी घोष या पिनाकी चंद्र घोष नाम याद रखिएगा, पीसी घोष या पिनाकी चंद्र घोष पूरा नाम है। ठीक है, 2019 में पहले लोकायुक्त बोला जाता है, पहले लोकपाल बने, पहले लोकपाल हेड बने। ठीक है, 2019। तो ये सारे क्वेश्चन आप इससे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई। देखिए मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, आवाज़ डाउन आ रही होगी, हमें पता है, बट थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए, 1-2 दिन जैसे ही सुधर जाएंगे। बस ये समझिए मेरा बुखार अभी उतरा हुआ है तो हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी हम सुधर गए, बस दवा चल रही घर पर ही है। आई होप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। ठीक है सॉरी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर यानी कि हेल्थ, जीवन स्तर यानी कि लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए बात की गई। ठीक है, तो देखिए लाइफ स्टाइल और हेल्थ के बारे में जो बात की गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है अगर कह सकते हैं। तो आपको अच्छा हिंट देने के लिए आपको बता देते हैं, ये आता है आपके पार्ट 4 में आता है डीपीएसपी में। अब बताइए, अब तो आई होप आप लोग में आधे से ज़्यादा लोग को पता हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है पार्ट 4 का। अगर यहाँ पर पार्ट 4 के 2 ऑप्शन भी हो जाते हैं ना तो कह सकते थे ये क्वेश्चन टफ था। पार्ट 4 का सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको पता होगा पार्ट 4 कहाँ शुरू होता है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक। अब तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगी, इतना तो एटलीस्ट आपको हर हालत में पता होना चाहिए। हमने कई बार रिपीट किया ये चीज़ आपको, ठीक है, तो इतना तो हर हालत में पता होना चाहिए कि पार्ट 4 कहाँ से कहाँ तक है, पार्ट 3 कहाँ से कहाँ तक है, पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 5 तक एटलीस्ट आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। वैसे तो सारे होने चाहिए लेकिन पार्ट 5 तक तो आप रट ही लीजिए एटलीस्ट। ठीक है, तो देखिए 36 से क्या होता है, देखिए आर्टिकल नंबर 47 क्या कहता है, इसके अंदर क्या होता है कि हेल्थ की बात की गई है कि पोषण स्तर बढ़ाया जाएगा, सबका पोषण स्तर लगभग सबका बढ़ाया जाए, लाइफ स्टाइल लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी होनी चाहिए, इस सब के बारे में बात की गई, स्वास्थ्य सुधार के बारे में बात की गई। अनुच्छेद 12 आपको पता है कि फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, भाग 3 के अंदर आता है। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, देखिए अनुच्छेद 12 में कहा गया है, जो आप लोग हमेशा पढ़ते हो, कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो तो उसमें एक वर्ड आता है राज्य, या इंग्लिश में पढ़ते हो तो एक वर्ड आता है स्टेट बार बार। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश ये वाले राज्य नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें राज्य की डेफिनेशन दी गई आर्टिकल नंबर 12 में, और जो दी गई वो मतलब होता है पूरे संविधान में, वो रियल मतलब है राज्य का। एक्चुअली बता दें आपको राज्य का मतलब क्या होता है, जो आर्टिकल 12 में बोला गया, बस आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझ लें तो राज्य मतलब सब कुछ। राज्य मतलब एक पूरी की पूरी भारत सरकार, पूरी की पूरी अगर कह दे तो अगर आप बात कर ले स्टेट गवर्नमेंट भी, पूरी की पूरी कोई एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी, कोई भी मतलब किसी भी राज्य, मतलब यहाँ पर जो आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया, आप जहाँ पर हो समझ लो।
तो वो सब कुछ जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, बस इतना कॉमन सेंस अगर समझ लीजिए शॉर्टकट में। तो राज्य की डिफिनीशन कहाँ दी गई, आर्टिकल 12 में दी गई। आर्टिकल 33 क्या बात करता है, देखिए 12 से लेकर पार्ट 3 की अगर बात कर ली जाए, पार्ट 3 होता है फंडामेंटल राइट का, और ये शुरू होता है 12 से लेकर 35 तक। तो देखिए 12 आ गया, ठीक। अब 33 की बात करते हैं, तो 33 में क्या दिया गया है, 33 में दिए गए हैं कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो आर्म फोर्स के लिए, जो आर्मी में हमारे जवान वर्क करते हैं, आपको बता दें उनके लिए कुछ फंडामेंटल राइट नहीं मिलते हैं, क्योंकि भाई आर्मी को रूल फॉलो करने होते हैं हर हालत में सीनियर्स के। वो ये नहीं कह सकते हैं कि आप हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें वहाँ पर बातें लिखी गई हैं अनुच्छेद 33 में, ठीक है। अनुच्छेद 18 अगेन फंडामेंटल राइट का, इसके अंदर लिखा गया है कि आप कोई भी टाइटल ग्रहण नहीं कर सकते, मतलब अगर आप भारतीय हैं तो कोई भी विदेशी टाइटल नहीं ले सकते, कोई विदेशी उपाधि नहीं ले सकते, ये आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है। अच्छा, आर्टिकल 33 की बात की है तो आर्टिकल 32 भी जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें कई चीज़ें हैं। आर्टिकल 32 में क्या है कि सॉरी, आर्टिकल 32 में बात की गई है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आई होप आप लोग को पता होगा, बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। इसके अंदर क्या आती है, 5 तरह की रिट्स आती हैं, 5 तरह की रिट्स आती है। हैबस कार्पस हो गया, कोवांटो हो गया, प्रोविजन सेसरी, तो इस तरह की 5 रिट्स आती है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32, अलग से पूरा इसको पढ़ाने लायक है, एक पूरी क्लास बन सकती है आर्टिकल 32 के ऊपर, और बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो हिंदी में भी याद कर लीजिए, चाहे इंग्लिश में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या हिंदी में इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचार के अधिकार। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट का हनन करता है, कोई भी मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो इन 5 राइट्स के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपकी तुरंत बात सुनेगा, ठीक है। तो इतने आर्टिकल हमने इस क्वेश्चन के अंदर जाने, बहुत इंपॉर्टेंट सारे, एक बार फिर से जल्दी बता देते हैं। पार्ट 3 याद कर लीजिए, 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में, पार्ट 4 DPSP के बारे में 36 से लेकर 54 तक, 12 बता दिया हमने, स्टेट की डिफिनीशन दी गई है, 32 के बारे में बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया हुआ है, 5 रिट्स वहाँ पर दी गई हैं, उसके बारे में अलग से जिक्र कर लेंगे फिर से कभी। आर्टिकल 33 हमने बताया कि कुछ आर्मी फोर्सेस को कुछ नहीं मिलता है, आर्मी जवानों को, उसकी बात की गई है। आर्टिकल 18 ये बताता है कि आप कोई भी विदेशी टाइटल ग्रहण नहीं कर सकते। आर्टिकल 47 DPSP का है, जो बात करता है आपके पोषण स्तर यानी कि लाइफ स्टाइल और हेल्थ के बारे में बात करता है, लाइफ स्टाइल और हेल्थ को इंक्रीज करने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डीप में क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से कॉलेज को, जिसे एक अल्पसंख्यक संचालित संस्था के रूप में चलाया जा रहा था, जांच के दायरे में रखा गया था क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान सहायता प्राप्त हो रही थी? एक्चुअली हुआ क्या था, आपको क्वेश्चन बता दें, एक बार पूरा पढ़ लीजिए फिर बताते हैं। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसको समझिए पहले आप। इसका मतलब ये था, एक्चुअली हुआ क्या था, एक अल्पसंख्यक कॉलेज था, माइनॉरिटी कॉलेज, जैसा कि आपको पता है माइनॉरिटी कॉलेज चलते हैं बहुत सारे नाम आप पढ़ लीजिए, इस तरह के सारे माइनॉरिटी कॉलेज है ये। तो इनको अनुदान दिया जा रहा था, यानी कि सरकार की तरफ से पैसा आ रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनको लगा कुछ गड़बड़ है, तो उनको जांच के दायरे में सरकार ने रखा और उन पर कुछ नियम लगा रही थी, तो उन्होंने केस कर दिया। तब अदालत ने फैसला ये सुनाया, आप जांच तो कर रहे हैं, लेकिन आप जो आर्टिकल 30 में दिया हुआ है, हमारे फंडामेंटल राइट में दिया गया, कुछ इनको राइट्स मिले अपने एजुकेशन के बारे में माइनॉरिटीज़ को, कि अल्पसंख्यक के स्वरूप को आप बदल नहीं सकते। मतलब कि आप जांच के चक्कर में आप उनकी जो फंडामेंटल है ना, जो उसका मेन फंडामेंटल है, उसको आप बदल नहीं सकते, अल्पसंख्यक स्वरूप उसको बदल नहीं सकते। तो ये कौन सा कॉलेज था, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा, ये कॉलेज था सेंट स्टीफन कॉलेज। ये एक केस हुआ था, इन्होंने केस डाला था भारत सरकार के खिलाफ, तो ये केस था। तो इन्होंने, तो अदालत ने इनके हक में, कॉलेज के हक में, फेवर में फैसला सुनाया और बोला कि आप अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकते, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। इतना डीप में क्वेश्चन पूछे यार, आप ये समझिए कितने डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे आप इंटेंसिव समझिए और पढ़ाई में उतने ही मन से लग जाइए, ठीक है। बिल्कुल ज़बरदस्त पढ़ाई करिए, हर हालत में देखिए UPSI निकाल के रहना इस बार, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो सकती है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। क्या मतलब है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश? ये क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI जिसको बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI की निकासी, यानी कि कब FDI के लोग पैसे निकालते हैं? FDI बाहर से लोगों ने पैसा लगाया किसी भी चीज़ में, जैसे कि हम तो शेयर मार्केट करते हैं, हमको पता है जानकारी, तो आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई एक शेयर है, कोई भी मान लीजिए, लेट से अभी जोमेटो का IPO आया, जोमेटो मान लेते हैं, तो जोमेटो का एक शेयर है, उसमें FDI ने पैसा लगाया, कोई भी कंपनी जो फॉरेन की थी उसने पैसा लगाया खूब सारा। अब उसकी निकासी कब शुरू हो जाती है, कब ये पैसा वापस निकालना शुरू कर देंगे? तो अब आप इसको कॉमन सेंस से बता सकते हैं। इसके ऑप्शन पढ़िए, देखिए। व्यापार चक्र के अंत में जब कंपनियां विदेशों में
उनकी संपत्ति का विस्तार करने की कोशिश करती हैं। व्यापार चक्र के अंत में जब कंपनियां विदेशों में उनकी संपत्ति का विस्तार करने की कोशिश करती हैं, नंबर 1। दूसरा, जब व्यापार उदारीकरण और औद्योगिक विनिमय संभव नहीं हो पाते। तीसरा, जब ब्याज दर और निवेश के अवसर अधिक होते हैं। जब घरेलू निवेश कारोबार में प्रमुख होता है। तो देखिए, जब कोई भी कंपनी होगी, आप इस तरह समझिए आप पैसा कब निकालेंगे। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 2 आंसर सही हो रहे थे, 2 होने चाहिए, बट जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर इसका ए सही था। ऑप्शन नंबर ए इन्होंने दिया था, यूपीएसआई में ऑप्शन नंबर ए को सही किया गया था। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हो सकते थे। आइए बात करते हैं ऐसा क्यों है। देखिए, होता क्या है, ऑप्शन नंबर ए को पहले बात करते हैं कि ये कैसे सही है। व्यापार चक्र के अंत में जब कंपनियां विदेशों में उनकी संपत्ति का विस्तार करने की कोशिश करती, ऐसा होता है कि जो विदेशी पैसा है उन्होंने यहाँ लगाया भारत में आकर, अब वो चाह रही हैं कि अपना पैसा अपने ही देशों में, विदेशों में मतलब अपने देश में ले जाएं और वहाँ पर जाकर अपनी संपत्ति का विस्तार करें, वापस अपने देश ले जाएं पैसा और अपने पैसों का विस्तार करें। नंबर 1 चीज़ तो बिल्कुल सही है। एक जो ये लग रहा है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक सही है बिल्कुल। इसमें क्या है, जब ब्याज दर और निवेश के अवसर अधिक होते हैं, मतलब ये कि इनको कहीं और निवेश करना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से शायद इन्होंने इसको सही नहीं किया। ये भी कई बार होता क्या है कि ब्याज दर, मान लीजिए जितना पैसा इससे ये कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अगर इनको लगेगा दूसरी कंपनी में मिल रहा है, तो ये यहाँ से निकाल के दूसरी कंपनी में लगा देंगे पैसा, वहाँ से पैसा ले लेंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत नहीं था। तो डायरेक्ट अगर देखा जाए तो ये इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी ऑप्शन नंबर 1 को, बट दोनों सही हो सकते थे। अगर ये ना होता तो हम इसको सही कर लेते। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? हर हालत में रट लीजिए, यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व हैं? तो एससी के लिए जो सीटें रिजर्व है वो है 84। अब अगला क्वेश्चन हमारा आपसे, एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है? एससी के लिए तो इसमें पूछ लिया, ऑप्शन नंबर ए सही है, 84 सीटें। एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है? तो एससी के लिए रिजर्व है 47, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि एसटी के लिए कितनी 47 और एससी के लिए कितनी 84। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हालत में आ सकता है ये यूपीएसआई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी? ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि आप लोग हो सकता है शायद गलत कर दे। वैसे इसके ऑप्शन ऐसे नहीं कि गलत कर सके। हाँ, कई लोग को लग रहा होगा ऑप्शन डी। चलिए पढ़िए, 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी? तो देखिए, दारा शिकोह कौन थे आपको बता दें, औरंगजेब के भाई थे दारा शिकोह। तो इनको इन्होंने पनाह दी थी और वो थे गुरु हर राय। कौन थे? गुरु हर राय। इनको पनाह दी थी क्योंकि औरंगजेब, आपको पता होगा बैटल ऑफ सक्सेशन चल रहा था, मतलब उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई कर रहा था। औरंगजेब अपने भाइयों को मार दिए थे, उसी में दारा सिकोह भी एक थे। इनको भी मारना चाह रहे थे, तो इनको पनाह दी थी, बाद में हालांकि मार दिया था। और ये बड़े लिबरल थे, औरंगजेब जैसे नहीं थे। औरंगजेब का तो आपने सुना होगा, बहुत कत्लेआम किया, बहुत हिंदुओं को भी मारा उन्होंने, बहुत ज़्यादा। तो दारा सिकोह ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, तो दारा सिकोह काफ़ी अच्छे थे उनसे। तो इनको पनाह किसने दी थी? गुरु हर राय ने। अच्छा, सिख गुरु की बात करें तो सिख से आपको कितने क्वेश्चन याद रखने चाहिए, कितने गुरु का नाम आपको हर हालत में याद होना चाहिए? तो देखिए, 3-4 क्वेश्चन जो आपको हर हालत में याद होना चाहिए। पहले तो कितने सिख गुरु हैं? तो देखिए, 10 सिख गुरु थे, प्लस लास्ट एक है गुरु ग्रंथ साहिब, जो वो भी गुरु माना जाता है। तो 11वां क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, यानी एक ग्रंथ है जो आज भी फॉलो होता है। आप जाते हैं गुरुद्वारा जाते हैं तो देखते हैं कि एक ग्रंथ पढ़ा जाता है, वो गुरु हैं उनके एक तरह से, उसको भी गुरु का टाइटल दिया गया है। तो 10 तो गुरु थे और एक 11वें कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। अब बात करते हैं इनमें 10 में आपको कितने याद हर हालत में, मतलब अगर ना याद रहे तो कितने मिनिमम याद होने चाहिए? तो सबसे पहले तो पहले याद होने चाहिए हर हालत में। वो कौन है? गुरु नानक देव। ठीक है, इन्होंने सिख गुरु की शुरुआत की, सिख पंथ की शुरुआत की, गुरु नानक देव। उसके बाद आते हैं 5वें, ये कौन थे? फर्स्ट। उसके बाद आपको 5वां याद कर लिया, 5वां बहुत बार पूछा था, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जन नाम है, एक्चुअली अर्जुन बोल देते हैं, गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव। ठीक है, तो गुरु अर्जन देव याद रखिएगा। अच्छा, इसके इनसे 2-3 क्वेश्चन याद रखिए। गुरु अर्जन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया था। लास्ट में मैंने बताया ना 11वां क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब को किसने कंपाइल किया? कंपाइल का मतलब ये होता है कि गुरु ग्रंथ साहिब, कंपाइल का मतलब ये होता है, इसके पहले जैसे मैंने बताया 5 गुरु पहले आ चुके थे, वो लोग थोड़ा थोड़ा अपनी नॉलेज, श्लोक कुछ लिखते जा रहे थे, पहले से थोड़ा थोड़ा करके लिखते जा रहे थे अलग अलग। तो उसको उन्होंने कंपाइल किया, गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा एक तरह से पूरी गुरु ग्रंथ साहिब तैयार कर दी, कंपाइल कर दी। तो गुरु अर्जन देव ने की। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि किस गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया। नंबर 1 क्वेश्चन गुरु अर्जन देव से याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है कि कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिसको मुगल एम्परर ने मतलब मरवा दिया था।
तो वो भी इन्हीं को याद करना है, गुरु अर्जन देव। इनको जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी उस समय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको इससे याद रखना है। लास्ट आपको याद रखना है अंतिम गुरु, 10वें गुरु। ठीक है, तो ये कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने क्या बोल दिया था कि अब जो आगे से कोई भी गुरु नहीं बनेगा, गुरु प्रथा मतलब कोई इंसान गुरु नहीं बनेगा, और जो गुरु ग्रंथ है साहिब है, यही ग्रंथ साहिब ही गुरु बन जाएंगे। लास्ट क्या हो जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब बन जाएंगे लास्ट। ठीक, तो ये था पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। इस सारे गुरुओं का नाम एटलीस्ट 3 तो आपको याद होने चाहिए, और कितने गुरु हैं ये, और ये जो हमने आपको 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताएं, ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो देखिए, जब अपनाया गया था और आज तो वैसे भी 395 अनुच्छेद की बात की जाए तो 395 ही हैं, और जब अपनाया गया था तब भी 395 ही थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर बात की जाए आर्टिकल नंबर 21 है, उसके अंदर 21A को ऐड कर दिया गया बाद में कि शिक्षा का अधिकार आ गया। ठीक है, तो इस तरह कर करके बढ़ गए। 395 को 396 नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन फिर भी इस तरह घुमा के क्वेश्चन आ जाता है। तो आजकल हम लोग क्वेश्चन अगर जैसे इस तरह ए करके जो ऐड किए गए सबको जोड़ लिए जाएं तो 450 से ज़्यादा हो चुके हैं अपने इस समय अनुच्छेद। लेकिन रियलिटी में उनकी गिनती को 396, 397 या 400, 450 नहीं किया गया। गिनती 395 तक ही है, उसके अंदर उनको ABCD करके ऐड कर दिया गया आर्टिकल्स को। ठीक है, तो दोनों तरह से ऑप्शन लगा सकते हैं। वो आप क्वेश्चन देखेंगे, जान जाएंगे वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है आपसे, कि 450 प्लस वाला पूछना चाह रहा है या 395 वाला ही पूछना चाह रहा है। देखिए खुलकर पूछ लिया है इसीलिए। ठीक है, कितने जब अपनाया गया तो 395 अनुच्छेद थे। कितने पार्ट हैं टोटल? कितने पार्ट है? 22 पार्ट हैं, आपको पता होगा। 22 पार्ट पहले भी थे, आज भी 22 पार्ट हैं, ये भी याद कर लीजिए, ये चेंज नहीं हुए। पहले भी 22 पार्ट थे, आज भी 22 पार्ट है। अनुच्छेद 395 पहले थे, अब 450 प्लस हो चुके हैं, लेकिन बता दिया आपको कैसे हुए। तीसरा, शेड्यूल कितने थे? ठीक है, अनुसूचियाँ जिसको बोलते हैं शेड्यूल। तो बात की जाए शुरुआत में 8 शेड्यूल थे, अब इस समय हो चुके हैं 12। कई शेड्यूल हमने आपको पहले ही क्वेश्चन वाइज पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से आपको एक पूरा कंप्लीट शेड्यूल का वीडियो बना देंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता है, कमेंट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना होगा। कमेंट आप करेंगे, बताएंगे कि सर आपको वीडियो चाहिए तो हम बनाएंगे, अन्यथा वो पेंडिंग चला जाएगा। जैसे कि हमने कुछ टॉपिक्स आपको बताएं, 3 क्लास दी थी हमने, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 3 क्लास की हमने दी। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा और उसके बाद कमेंट करिएगा कि आप टॉपिक वाइज क्लास पढ़ना चाहते हैं या आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम आगे बनाएंगे। तो चलिए, क्लास लेंदी हो गई काफ़ी, तो 10 क्वेश्चन आज भी 60 तक पहुंच गए हम लोग। यहीं से समाप्त करते हैं आज की क्लास को। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।